अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। शदीद गर्मी के मौसम में माशी मैदान से ठंडी हवाओं के झोंकों की आमद जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमतों में कमी की खुशखबरी सुना दी है। कमी का ऐलान आज रात होगा, जबकि सक्खरता हैदराबाद और हैदराबाद तक कराची मोटरवे जो है वो विफाक के तहत बनाने का ऐलान भी कर दिया गया। दूसरी जानिब आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का माशी आउटलुक जो है वो मनफी से मुस्तहकम करार दे दिया। फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की कर्जजाती रेटिंग में बेहतरी करते हुए इसको CCC+ से बढ़ाकर B- कर दिया। पाकिस्तान की करेंसी की रेटिंग भी B- कर दी गई है। फिच के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो चुकी है और मुल्क का IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद भी बेहतर हुआ, जबकि पाकिस्तान की फाइनेंसिस तक जो रसाई है उसमें भी ईज पैदा हुआ है, आसानी पैदा हुई है। रिपोर्ट में यह तवक्को जाहिर की गई है कि जून तक पाकिस्तान का मजमूई बजट खसारा कम होकर 6% रह जाएगा GDP का। दूसरी जानिब पहली ओवरसीज कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान में और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनके बकौल जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो ये जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। ओवरसीज पाकिस्तानीज की जानिब उनका इशारा था। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने और उन्हें वीडियो लिंक ये अदालतों में हाजिरी की सहूलत देने का भी ऐलान किया। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए उनके मुकदमात के जल्द से जल्द फैसले कराने के लिए खुसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं। बाकी चार्टर यूनिवर्सिटियों में समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए 10,000 सीटों में 5% कोटा आपके लिए फिक्स किया जा रहा है। वफाक में डिग्री देने वाले इदारों में 10,000 सीटों में 5% कोटा आपके बच्चों के लिए मुख्तस किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेजों में 15% कोटा रखा जा रहा है। तो नाज़रीन, अच्छी बातें। अब बात करते हैं माइंस एंड मिनरल्स बिल की। पाकिस्तान में मिनरल एंड माइन बिल्स के मामले पर विफाक सूबों और सियासी जमातों के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजव्वज़ा माइंस एंड मिनरल बिल्स 2025 पर वाइट पेपर जारी किया, जिसके मुताबिक मादनियात के कवानीन को दीगर सूबों और विफाक के साथ हम आहंग बनाया जाएगा। बैनुल-अक़वामी और मुल्की सतह पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को फरोग दिया जाएगा। मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। व्हाइट पेपर के मुताबिक मादनियाती जो टाइल्स है और लाइसेंसिंग है, टाइटल्स और लाइसेंसिंग, उनको डिजिटल माइनिंग सिस्टम के जरिए शफाफ और काबिल रसाई बनाया गया है। लीज के उसूल में आसानी के लिए लाइसेंस की मुद्दत कम करके 3 साल कर दी गई है। गैर जानिबदार और फौरी इंसाफ के लिए आजाद और बाइख्तियार एपेलेट ट्राइब्यूनल कायम किया जाएगा। जियोलॉजिकल डेटाबेस की तैयारी पर महकमे को पाबंद बनाया गया है। मतन में मजीद कहा गया है कि गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ सख्त इक़दामात के लिए खुसूसी फोर्स कायम की जाएगी। मशीनरी की जब्ती और सजाओं के जरिए गैर कानूनी माइनिंग की रोकथाम की जाएगी। नई कानून साजी के बावजूद पहले से दी गई लीज और दरख्वास्तें बरकरार रहेंगी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की जो बड़ी अपोजिशन जमातें हैं, जिनमें अवामी नेशनल पार्टी है, JUI है, पीपल्स पार्टी है, उन्होंने KP माइंस एंड मिनरल एक्ट की मुखालफत की है। उनके मुताबिक इस बिल के जरिए विफाक सूबे के वसाइल पर कब्जा करना चाहता है और यह बिल 18वीं तरमीम के खिलाफ है। ANP के जो सदर है एमल वली खान, उन्होंने कल एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। बार बार बोला कि जहाँ कुदरती वसाइल है वहाँ सिक्योरिटी मसाइल। तो आज मैं ना एक नेशनल पार्टी का लीडर अपने बच्चों को छोड़ के पख्तून कौम के बच्चों के फिक्र के लिए एक तहरीक कायम। दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान दरियाए सिंध पर कैनाल्स के मामले पर भी फासले बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के बार बार मुतालबे के बावजूद मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुलाया, जो कि शुकूक शुबात को ज्यादा कर रहा है। पीपल्स पार्टी के मुताबिक दरियाए सिंध पर कैनाल्स बनाने से सिर्फ सिंध ही नहीं पंजाब के इलाके भी मुतासिर होंगे। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद ने गुज़श्ते रोज लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू हुए बताया कि कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी हुकूमत को छोड़ भी सकती है। हमारा पानी भी कम है, पानी दे किसको रही है पंजाब हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट?
तो हमारा पानी लेके आप चुलिस्तान को डेवलप करेंगे, हमारा तो एक अपना मुकदमा बनता है। जो इरिगेटेड लैंड है पंजाब की, ये मसला सिर्फ सिंध नहीं उठा रहा, पंजाब के अंदर से भी ये उठ रहा है। 10 दिन क्यों नहीं? हुकूमत 10 दिन नहीं पी तो हुकूमत को लाग पता भी जाएगा, फिर गल मुक भी जाएगी। नाज़रीन, तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमने अब से कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर माहौलियात डॉक्टर क्लाइमेट चेंज डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से इस पर गुफ्तगू की, स्पेशली जो माइंस एंड मिनरल वाला मामला है। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान साहब मौजूद हैं, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें JUI के हाफिज हमदुल्ला साहब भी ज्वाइन करेंगे। तो मुसद्दिक मलिक साहब, एक तो माइन एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस जो है वो जिस तरह से हुई, उस पर सियासी जमातों और सूबों को कुछ एतराजात भी हैं। अवामी नेशनल पार्टी ने तो भरपूर तहरीक का ऐलान कर दिया है और उनके बकौल ये सूबे के इख्तियारात जो हैं वो वफाक वो छीनने के मुतरादिफ है और वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये मामला वापस नहीं लिया जाता। थोड़ा सा आप क्लैरिफाई करेंगे, 18वीं तरमीम के तहत जो सूबों के इख्तियारात हैं माइंस एंड मिनरल्स में, ये सारे फैसले तो सूबों ने खुद करने हैं और ये जो एक आर्ग्यूमेंट है कि वफाक माइंस एंड मिनरल्स पर कब्जा करना चाह रहा है, इस पर आप क्या कहिएगा? मुझे तो जब मैंने वो वजारत छोड़ी तो ये तमाम इख्तियारात, ये तमाम एसेट्स सूबों के पास ही थे और उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, तो फिर वो किस चीज़ पे मोतरज़ हैं? ये हमारी जो सेटलमेंट हुई रिकोडिक की भी, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान के सूबे का है और वो हिस्सा बग़ैर पैसे खर्चे है। यानी हमारी जो पेट्रोलियम की कंपनियां हैं उन्होंने अपना हिस्सा ख़रीदने के लिए भी जो पैसे चाहिए थे वो भी दिए और बरहक बलूचिस्तान का हिस्सा जो था वो उसके पैसे भी वफाक ने जमा करवाए ताकि बलूचिस्तान को उसका हिस्सा मिल सके। इस वजह से मुझे अगर आप थोड़ी सी तफसील से बता सकें कि किस बात पे एतराज़ किया जा रहा है तो फिर मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एमल वली खान साहब तो ये कह रहे हैं, लुब उनका ये है कि पूरा ड्रामा रचाया जा रहा है, जो हमारे एसेट्स हैं सूबे के माइंस एंड मिनरल्स, वफाक उन पर कब्जा करना चाहता है बेसिकली। मगर वो क्या है ड्रामा जिसके जरिए वफाक कब्जा करेगा? जरा उस ड्रामे के किरदार या उसकी कोई थीम भी बताइए ना। देखिए, माइंस एंड मिनरल तरमीमी बिल 2025 जो है उस पर बात ये हो रही है कि जो इख्तियारात सूबों के पास हैं वो आप उनसे वापस ले रहे हैं और ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है और जो भी मादनियात हैं माइंस एंड मिनरल्स हैं उन पर कब्जा किया जा रहा है, जो कि 18वीं तरमीम में सारे हुकूक जो हैं ये सारे सूबों के पास हैं। नहीं, मेरे सामने तो ऐसी कोई चीज नहीं आई। अच्छा। कोई नई चीज हुई हो जो मुझे मालूम ना हो तो उस पर मैं तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई भी चीज है, ना पहले थी ना अब है। पहले भी एक तरीका, एक नई चीज जो शुरू की गई थी वो ये थी कि भांत भांत की मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगाए हुए थे, कोई हार्मोनाइजेशन नहीं थी। कहीं सरकार 2% ले रही थी, कहीं सरकार 20% ले रही थी, उसकी कोई प्रैक्टिसेस स्टैंडर्डाइज्ड नहीं थी। माइंस में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनकी ज़िंदगी के हिफाजत के लिए जो एनवायरमेंटल कंडीशंस चाहिए, जो हेल्थ और सेफ्टी के हवाले से कंडीशंस चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा वेरिएबल थी, जिसके नतीजे में आपने देखा है कि अक्सर आपको सुनने में मिलता है कि फ़लाँ कान में लोग दब गए और कानकुन जो हैं वो अपनी जान से गए। तो इन तमाम चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक पूरा एक बाकायदा 1-1.5 साल पे मुहित एक तरीक़ाकार तय करने की कोशिश की गई और वो भी सूबों की मुशावरत के साथ। अच्छा। यानी एक एक सूबे के साथ कई कई महीने, 6 महीने, 8 महीने ये मुशावरती अमल जो है वो जारी रहा और जो कंसल्टेंट्स थे वो भी सूबों में जाके उनकी इनपुट ले रहे थे और उसका मकसद सिर्फ ये था कि अगर बाहर से कोई इन्वेस्टर आता है और पाकिस्तान में माइंस या मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, तो उसको एक स्टैंडर्डाइज्ड रेजीम मिल जाए। यानी वो स्टैंडर्डाइज्ड रेजीम बनाने के लिए भी सूबों की ना सिर्फ मुआवनत ली गई बल्कि सूबों के जरिए ही सिर्फ उसको आगे बढ़ाया गया और सिर्फ वही चीजें सामने आई जिस पे तमाम सूबों ने अग्री किया।
कि हाँ ये एक फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क के अंदर तमाम सूबे एक यकसा, यानी यकसा तो नहीं होगा कभी भी, मगर एक मुसावी तरीके से तमाम सूबे आगे बढ़ सकते हैं। और पाकिस्तान में वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी उनको 50 किस्म की रेजीम्स या 100 किस्म की पॉलिसीज या 72 किस्म के टैक्सेस नहीं देने होंगे, तो एक यूनिफॉर्म रेजीम बन जाएगी। नहीं तो फिर इसमें विफाक का रोल क्या? ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो फिर सब कुछ, तो फिर अगर सूबों नहीं करना है, विफाक का क्या रोल होगा इसमें? वफाक का मासिवा फैसिलिटेशन के कोई और रोल नहीं था। अच्छा। दुनिया की बेहतरीन प्रैक्टिसेस जो थी वो लेकर सूबों के पास गए, उन्हें बताया, उनकी बात सुनी, फिर उनसे एक एग्रीमेंट हुआ कि हाँ ये हमें लगता है कि हमारे सूबे के लिए अच्छा होगा। तमाम जो काने हैं उसमें सूबों का हिस्सा कितना होगा, सूबों के पास ताकत कितनी होगी, ये तमाम चीजें तय की गई। मसलन बलूचिस्तान के अंदर वो कंपनी जो ठेके देती है इन कानों के या इन माइंस के, वो बलूचिस्तान की कंपनी है। और बिल्कुल इसी तर्ज पे और बिल्कुल इसी तरह तमाम सूबों के अंदर जितने भी माइनिंग के एसेट्स हैं वो तमाम सूबों के पास है। तो अगर कोई आप स्पेसिफिक चीज बताएं, क्योंकि ना तो उनसे माइंस ली गई, यानी काने जो उनकी थी वो उन्हीं के पास रही, ना उनके ऊपर कोई चीज सुपर इम्पोज की गई, ना कोई इसके अंदर खेल है, ना तमाशा है, ना खिलाड़ी हैं, ना फनकार हैं, ना कोई फन है। हाँ, गरीब जो कानकुन हैं उनकी सेहत की, जिंदगी की हिफाजत करने के लिए कुछ बेहतर तरीका लाया अमल, जिसको हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स कहते हैं, वो लाए गए। इन्वेस्टर्स को एक यकसा स्कीम देने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड स्कीम सूबों की मर्जी के मुताबिक लाने की कोशिश की गई। तो अगर इसके अलावा किसी बात पे एतराज है तो जरा आप मुझे स्पेसिफिसिटी के साथ सवाल पूछें ताकि मैं जवाब दे सकूं। लेकिन डॉक्टर साहब, जो केनाल वाला इशू है इस पर आपसे प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमल वली खान साहब हमारे साथ मौजूद है। एमल साहब, विफाक जो आपने कल सवालात उठाए, आज विफाक का जो मौकिफ था मुसद्दिक मलिक साहब की सूरत में, वो आपके सामने। अब ओवर टू यू नाउ, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको समझ आई क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? और डिनाइल। अच्छा, अब एक मिनिस्टर है मेरे ख्याल में मौसूफ, एक मिनिस्टर डिनाई कर रहा है कि हमें पता नहीं, ये माइंस एंड मिनरल्स है जो बलूचिस्तान में आया है, द फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्टर डजंट इवन नो। उसके 190 पेजेस किसने, ये जो कह रहे हैं मौसूफ कि हमने उसकी सिर्फ स्टैंडर्डाइज किया और ये वो, इन्होंने पढ़ा है कि अंदर क्या है? ये अजीब वतन है और इनके पास इख्तियार है कि क्या करे और क्या ना करे। ये तो बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर इमरान रजीम वॉज अ सिलेक्टेड रजीम, दिस इज अ सिलेक्टेड प्लस रजीम। इख्तियारात को जो हम देख रहे हैं, तो बदकिस्मती से इस वजीर साहब के पास अपने क्लाइमेट में कितने इख्तियारात होंगे कितने नहीं होंगे, तो इस मामले में इसके पास क्या इख्तियार होगा। अच्छा, आपने एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है, मुझे आपका मौकिफ जानना है कि उसकी वजह क्या है, क्यों आप समझते हैं कि ये सूबे के हुकूक पर डाका मारने के? अगर मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, जी, मैं अगर इस वक्त चुप बैठूं या अगर मैं इस सारे अमल पे कोई बात ना करूं, तो मैं अपने 105 साल तारीखी जदोजहद के साथ जुल्म करूंगा। 105 साल तारीख, ना पाकिस्तान फौज की इतनी उम्र है, ना किसी और की इंशाल्लाह इतनी उम्र होगी। और अगर मैं 105 साल पहले पे जाऊं तो अंग्रेज के जमाने में भी अगर ये जदोजहद हमने शुरू की तो वजह इख्तियारी थी, वसाइल ही थे। इन्हीं वजह से हमने अंग्रेज के खिलाफ जदोजहद लड़ी है। इसी वजह से हमारे हजारों लाखों लोग शहीद हुए हैं। पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने के बाद पहले असेंबली में बादशाह खान बाबा ने पाकिस्तान में ये ऐलान किया, असेंबली में ऑन द फ्लोर बोला, रिकॉर्ड पे है कि भाई हम आपके साथ जाने को तैयार है, लेकिन सुबह खुद मुख्तारी जरूरी है। मेरे कौम का अपने वसाइल पे अपना इख्तियार हो। आते जाएं, जब पाकिस्तान टूट रहा था हम नहीं तोड़ रहे थे, ये लोग तोड़ रहे थे और हम जोड़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे। और वो भी क्या मसला था, उस वक्त पंजाब ये पूरा था और उस वक्त बंगाल था, तो बंगाल को इख्तियार नहीं देना, इख्तियार पंजाब के पास रखना है। इसी इख्तियार की वजह से हमने आधा पाकिस्तान खो लिया। 73 के आइन में
मैं आता हूँ उसके में, ये शेख आपने बोला ना कि 18th अमेंडमेंट की मुखालिफत है, नहीं, ये राइट वे स्ट्रेटली 73 कॉन्स्टिट्यूशन की मुखालिफत है। क्योंकि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाज़ेह है कि वो मिनरल्स जो समंदर में है वो वफाक के हैं, बाकी जो मिनरल्स हैं वो सूबों के, वो सूब, ये इट्स इन द 73 कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर 73 कॉन्स्टिट्यूशन में कंकरेंट लिस्ट हमने इसलिए माना था कि पाकिस्तान के लिए हम कुर्बानी दें, कि पाकिस्तान ऑलरेडी टूट चुके हैं, बाकी नहीं तोड़े, तो चलो हमने कंकरेंट लिस्ट मान लिया कि 10 साल के लिए इस रियासत के साथ, मेरे दादा खान अब्दुल वली खान ने कंकरेंट लिस्ट मान लिया 10 साल के लिए कि चलो ठीक है आप 10 साल निज़ाम ठीक करें, 10 साल बाद कंकरेंट लिस्ट खत्म करें, और मान लिया 73 कॉन्स्टिट्यूशन में। बदकिस्मती से जब 10 साल गुजरे थे तो भुट्टो साहब वॉज हैंग्ड, यहाँ पे ज़िया रजीम था। वो डॉक्यूमेंट जो हमारे साथ कमिटेड था रियासत की तरफ से कि ये 83 में ख़त्म होगा, वो डॉक्यूमेंट हमने जनाब असफंदियार वली खान साहब हमारे रहबर, उनका तोहफा है इस कौम के लिए कि वो डॉक्यूमेंट उन्होंने 2010 में ख़त्म किया। अच्छा, जो 83 में ख़त्म होना था, 27 साल बाद जदोजहद की, और 18 अमेंडमेंट आया। 18 अमेंडमेंट कामयाब हुआ। 18 अमेंडमेंट क्या है? सूबाई खुद मुख्तारी कि सूबे पे सब चीज का मनवान। अच्छा, ये जो सब कुछ हुआ एमल वली खान साहब, एक कॉन्फ्रेंस हुई माइंस एंड मिनरल्स की, फिर उसके अलावा ये एक्ट और बिल और ये सारी चीजें जो हैं, इससे सूबाई खुद मुख्तारी पर कैसे असर पड़ रहा है? अगर एक आम व्यूअर को ये समझना है, देखिए मैं एमल वली खान साहब जो समझाता हूँ, मैं आम अल्फाज में समझाता हूँ। SIFC एक चीज है जो बना दिया गया है, ठीक, और कहने को कहते हैं कि SIFC पे वजीर आजम हेड कर रहे। वो अलग बात है कि जिस इदारे के अंदर आर्मी चीफ बैठा होगा तो वजीर आजम के हेड करने का ऐसे मतलब होगा कि आपके चैनल का मालिक एक कमेटी बना ले, उसमें वो खुद भी बैठा और आपको हेड बना ले। तो मेरे ख्याल में इतनी हैसियत उस SIFC में वजीर आजम की है जितनी हैसियत PTI में बैरिस्टर गौहर की है। मैं हकीकतन बात बताऊं, अच्छा, SIFC इस मुल्क और इस चीज पे हमला है। SIFC माशी तौर पे 1 यूनिट के इशारे दे रहे। 1 यूनिट पाकिस्तान में बना, हम सब ने मुखालिफत की। क्यों मुखालिफत की? तब वो एडमिनिस्ट्रेटिव भी था और फाइनेंशियल टर्म्स में भी था। आज दोबारा हम उस तरफ जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स में ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल टर्म्स में आपका सब कुछ, आदिल भाई, अच्छा, इसको साइड पे रख लेते हैं। इस एक्ट की जरूरत क्या है? क्वेश्चन, इस एक्ट की जरूरत क्या है? अनदर क्वेश्चन, ये एक्ट ड्राफ्ट किसने किया है? अनदर क्वेश्चन, ये ऐसा क्या समझौता हो गया है कि हर सूबे में एक ही ड्राफ्ट गया है? अनदर क्वेश्चन, ये इसमें ऐसा क्या है जिसपे मुस्लिम लीग, आज मैंने वो सेनेट में भी ये शेर इकबाल साहब का पढ़ा कि एक ही सब में खड़े हो गए परवेज अंकल और शिबली फराज, अब ना बंदा रहा और ना बंदा नवाज। ये क्या है ऐसा कि इस चीज पे भाई PTI एक है, मुस्लिम लीग एक है, सब एक है, फौज एक नहीं है। तो आपकी सूबे की जो हुक्मरान जमात है वो क्यों हिमायत कर रही है इसकी? फिर वो मुंचो वाला इधर आके थड़िया देता है, उधर जाके जूते पड़ते हैं। ये तो एक नॉर्मल थिंग। ठीक, तो पुख्तनख्वा में हमारे लिए बदकिस्मती की बात यही है। और फिर मैं अगर थोड़ा टाइम लूं, ये जो सिस्टम है, ये सिर्फ ये नहीं कि इस एक एक्ट से हमें टारगेट कर रहे, नहीं, ये तो हमने जब से 18 अमेंडमेंट कामयाब किया, हम पे धमाके हुए। क्यों? हम तो पुरअमन लोग हैं, हम मुसलमान हैं, हमने ना कोई ऐसा कोई काम किया है, ना कोई हरकत, ना तारीखी तौर पे कि हम पे धमाके हों। क्यों हो रहे हैं हम पे धमाके? क्योंकि हमने पुख्तूनों का हक जीतना था। हमारे रास्ते रोके जा रहे हैं, हम चीख रहे हैं 2013 से लेके 18 से लेके 22, और बदकिस्मती से हमारे रास्ते रोकने में फिर सब एक होते हैं। फौज हो गया, तालिब हो गया, PTI हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, सब एक है हमारे रास्ते रोकने में। और वो वाजे अभी कौम को वाजे हो रहा है कि वजह क्या है, क्यों 90% मैंडेट PTI को दिया गया? तो आप बताएं, इस पार्टी के अलावा कोई और पार्टी ये हिम्मत कर सकती है कि ये एक्ट असेंबली में लाए या असेंबली में पास कराए? मैं नहीं समझता, क्योंकि आप देख रहे हैं सब मुखालिफत है। तो ये तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग मिले जिनको ना कौम की परवाह, ना इलाके की परवाह,
वो तो वोटों की बोरियां उनको मिल जाती है, ना किसी के बाप का पता, ना किसी के खानदान का पता। इस दफा भी केपी में क्या पीटीआई को वोटों की बोरियां मिली हैं? अगर उनसे पैसे लिए गए हैं और अगर उन्होंने पैसे दिए हैं और इस इदारे को दिए हैं तो उन्होंने दिया। और ये मैं छोड़ दें, पीटीआई वाले खुद कह रहे हैं कि हमसे एफिडेविट्स लिए गए भाई। ये तो एफिडेविट वाले मेंबर नहीं है क्या सारे? मैं फिर बता रहा हूँ, हमारे चरसदा से के इंदवाने वाला वो कामयाब हुआ है, उसको ना कोई जानता था ना कोई जानता है, उसने 40,000 वोट ले लिया। बाबा अभी भी उसको कोई नहीं जानता। वो तो इमरान खान, ये तो कहते हैं इमरान का भी नहीं था, इमरान का भी नहीं था। जो एमएनए था उसका अपना भतीजा खड़ा था इमरान के नाम पे, वो आजाद खड़ा था, लेकिन जिसने पैसा दिया वो कामयाब हुआ। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, हमारे ऊपर हमले जो होते हैं, एक सिर्फ ये नहीं कि इलेक्शन में, ये तो देखिए मैंने जो बोला 2013 में, 2018 में, 2024 में इलेक्शन मैनिपुलेशन तो अपनी जगह। हमारी कौम के साथ सबसे बड़ा जुल्म जो होता है वो मर्दमशुमारी में होता है। हमारी मर्दमशुमारी देखते जाए, ये क्यों ये जुल्म हो रहे हैं? सिर्फ वसाइल के लिए। हमारे साथ फिर क्या जुल्म होता है? हर इलेक्शन देखे, इलेक्शन सर पे एक माह पहले 2 माह पहले भाई हल्का बंदियां। क्यों भाई, ये क्या तरीका है? हर इलेक्शन से पहले तो नई हल्काबंदी होती है, बस जो वो बना ले, जो काम कर ले। तो ये इन कामों के लिए अंग्रेज का हदफ भी यही था। ईस्ट इंडिया कंपनी इधर किस लिए आया था? और इनका भी, और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स बाबा, ये अब नया चीज आ गई। अच्छा, अब ये बताएं, अब आपका टाइम हमारे पास कम है, तो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड नाउ? आपने जो एहतजाजी तहरीक का, अच्छा, दे हैव टू मूव बैक। अगर ऐसे नहीं होता तो क्या होगा? ये कानून तो हम मानने को तैयार नहीं है, पर ये कानून तो मैंने जैसे बोला कि कानून की जरूरत क्यों पड़ी? आदिल भाई, पुख्तनख्वा के तमाम तर माइंस एंड मिनरल्स पे तो पहले ही उनका इख्तियार है भाई। कौन जाता है? मैं जा सकता हूँ, आप जा सकते हैं किसी माइन एंड बाजौड़ में जाए ना, आपके लिए और हमारे लिए धमाके, उनके लिए 900 किलोमीटर स्क्वायर चलगोजे का बाग, अल्हम्दुलिल्लाह बागीचा, जन्नत के टुकड़े हैं। उसी वजीरिस्तान में आम लोगों के लिए आगे पाड़ा चिनार में बाबा अब पता चला लिथियम निकल रहा है, तो उधर से तो लोगों को निकाल ले, क्योंकि अगर लिथियम एक जगह से निकल रहा है तो उधर से तो लड़ाई यही है और चल भी यही रहा है बाबा। हमारा उस पर कोई कब्जा नहीं। हमारी बिजली पे किसका कब्जा है? हमारे पानी पे किसका कब्जा है? हमारे वसाइल पे किसका कब्जा है? हमारे जंगलात पे किसका कब्जा है? हमारे खानों पे किसका कब्जा है? ये जो आपका नुक्ता नजर है, ये जो नुक्ता नजर है, ये इलेक्शंस में अवाम क्यों बाय नहीं करते और एएनपी को वोट करते हैं? सर जी, इलेक्शन इनको आवाम को करने दे तो वो बाय करेंगे और वोट करेंगे ना। अच्छा, आवाम बेचारे तो एक तरफ आते हैं तो फिर दूसरी तरफ से चीजें निकल आती हैं, और आवाम की इसमें कोई गलती नहीं। आवाम बेचारे, मैं नहीं समझता गलत। 1 अरबों रुपए लग रहे हैं उनको गुमराह करने में, अरबों रुपए कैरेक्टर्स बनाने में, और उसके अलावा फिर उसके बाद भी हमें कहते हैं थकी हुई पार्टी है। चलो हम थकी हुई पार्टी है तो बाबा ये वर्दी वाले तो फिर ना लाओ ना इलेक्शन के दिन। उसके बाद भी हमसे इंतखाबात जीतने हैं तो उन्होंने वर्दी के थ्रू जीतना। ठीक, अच्छा, आखिर में अहमद वली खान साहब, आखिरी मिनट रह गया, अब एहतजाज कैसे होगा? क्या कुछ जलसे जुलूस होंगे? हर डिस्ट्रिक्ट में आप निकलेंगे? वेरी क्विकली जी, हमारा 45 दिन आगाही मुहिम है। अच्छा, जो आज से शुरू हुई। ठीक है। इस आगाही मुहिम में हम हर मकतब फिक्र, हर बंदा, हर इंसान जो पुख्तून है, जो किसी और कौम का है लेकिन पुख्तूनख्वा में रह रहे हैं, सबके पास जाएंगे। ठीक, 45 दिन आगाही के बाद इंशाल्लाह हमारा 1 महीना पूरे पुख्तूनख्वा में विलेज काउंसिल्स के सतह पे एहतजाज चलेंगे। ठीक, अगला महीना हमारा इंशाल्लाह तहसील की सतह पे एहतजाज चलेंगे। उससे अगला महीना हमारा जिलों की सतह पे एहतजाज चलेंगे। अगर तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होती तो अगले महीना हम पेशावर का रुख करेंगे, और पेशावर का रुख अगर हमने कर लिया तो फिर सिर्फ ये चीज़ें नहीं, ये जो डुगडुगी असेंबली है, इस असेंबली के मेंबर्स को भी वायर निकाल के इंशाल्लाह, फिर अगर नहीं होता तो हम इस्लामाबाद आएंगे। हम अब 18th अमेंडमेंट पे मनवान अमल चाहते हैं, हमारा और कोई कसूर नहीं या हमारा और कोई डिमांड नहीं। अगर 18th अमेंडमेंट पे मनवान अमल नहीं होता तो नवंबर तक हमारा डिमांड यही है। अगर मजबूरन तब तक हमें दीवार से लगाया जाता है तो हम गुलामी नहीं मानेंगे। मैं इस वक्त, आपने प्रोमो में पश्तो यूज़ किया, मैं एक शेर पश्तो का बोल देता हूँ, चिद जुल्म तोर निज़ाम को द मुगलवी को दबल बाबात नबागियों जमात बगावत। हमें हक देना पड़ेगा या आज़ादी देनी पड़ेगी। अहमद वली खान साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सुना अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह की तफसीली गुफ्तगू, और उससे पहले हुकूमती जो वर्जन था वो भी हमने आपके सामने रखा। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, उसके बाद डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से बात करेंगे कि ये जो केनाल, चोलिस्तान केनाल वाला मामला है, उससे भी एक कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है। आखिर क्यों
मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुला लेती हुकूमत, एक दिन में मामला हल हो जाएगा। ब्रेक के बाद मुसद्दिक मलिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमल वली खान की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी, और इशू था माइंस एंड मिनरल्स का जो एक कंट्रोवर्सी सी बन चुकी है। अवामी नेशनल पार्टी ने तहरीक का ऐलान भी किया है, JUI को भी एतराज़ात हैं, तो दोनों साइडों का मौक़िफ़ हमने आपके सामने रखा। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर हैं, और जो चुलिस्तान कैनाल वाला इशू है बड़ी तफसीली हम उसकी कवरेज कर रहे हैं। और गुज़श्ता रात लाइव विद आदिल शाह ज़ेब में जो गुफ्तगू पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी तात नदीम अफजल चंद साहब ने की, वो भी प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में आपने सुनी कि पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ भी सकती है, और जिस तरह से CM सिंध की स्टेटमेंट है कि केनाल नहीं बनने देंगे, लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं CCI की मीटिंग, मुश्तरका मफादात कौंसिल की मीटिंग। तो डॉक्टर साहब क्या वजह है कि CCI की मीटिंग जो है, मुश्तरका मफादात कौंसिल की मीटिंग, वो आप लोग नहीं बुला रहे? वो बुलाएं तो शायद एक आध दिन में ये केनाल वाला इशू हल हो जाए। भाई मैंने तो एक दो मरतबा पता किया और मुझे यही पता चला कि CCI का इजलास बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, मुझे कुछ तारीख नहीं दी गई, लेकिन जब मैंने पता किया, क्योंकि मेरे पास इससे पहले पानी का भी था वो कलमदान जी, मुझे पानी का महकमा जो है उसमें भी खिदमत पे मामूर किया गया था, तो मैंने एक दो मरतबा पूछा और मुझे यही कहा गया कि बहुत जल्द तमाम सूबों को इनवाइट किया जा रहा है, और वो जो भी एजेंडा सेटिंग की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ब्यूरोक्रेटिक, वो तय की जा रही हैं, और उसके बाद CCI की मीटिंग हो जाएगी। इस वजह से मुझे तो एक मरतबा भी कोई ऐसी चीज़ का अंदिया नहीं दिया गया कि शायद CCI की मीटिंग ना हो या शायद CCI की मीटिंग ना की जाए, मगर ये हो जानी चाहिए। जैसा कि आप कह रहे हैं, ये फौरी तौर पे हो जानी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बिला वजह शकूक और शुबहात बढ़ रहे हैं। और जिस तरह आप सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये CCI की मीटिंग क्यों नहीं हो रही, जबकि कोई वजह भी नहीं है, तो फिर उससे कुछ परेशानी सी होती है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। ये मैंने जब पता किया तो मुझे यही पता, जल्द हो जाएगी। बड़ी खबर है डॉक्टर साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि जल्द हो जाएगी। अच्छा, केनाल्स इशू पर पीपल्स पार्टी जो है वो इंतहाई कदम उठाने का इशारा दे चुकी है। हुकूमत की सपोर्ट से वो विड्रॉ कर सकते हैं, आपकी गवर्नमेंट खत्म हो सकती है, और यहां तक उन्होंने कहा कि हम ये केनाल नहीं बनने देंगे, और आइन के मुताबिक जब तक तमाम सूबे मुतफिक ना हो कोई मंसूबा नहीं बन सकता। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं तो वो आपको क्या कहूँगा, मेरे पास पहले महकमा था पानी का, अब मेरे पास ये माहौलियात का या क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट कोऑर्डिनेशन का महकमा है या वजारत है। तो मैं आपको क्या बताऊं, यानी मैं पूरी दुनिया में जहां भी जाता हूं वहां पे सबसे बड़ा माहौलियात के अंदर जो चीज़ लेके टॉर्च बेयर करते हुए लोग मुल्क ममालिक आगे जा रहे हैं, वो ये है कि आप अपने रेगिस्तानों को आबाद करें, आप अपने रेगिस्तानों को हरा भरा बनाएं। और ये जो डिजर्टिफिकेशन है या डी डिजर्टिफिकेशन है, वो एक मेजर क्लाइमेट की थीम है जिस पे पूरी दुनिया काम कर रही है। ना सिर्फ दुनिया काम कर रही है, बल्कि वो ममालिक जो कार्बन ज़्यादा एमिट करते हैं, जैसे कहीं तेल पैदा हो रहा है, कहीं फर्टिलाइज़र के कारखाने लगे हैं। पाकिस्तान तो जो पाकिस्तान का कोटा है उससे 40% कम कार्बन एमिट करता है, यानी पूरी दुनिया से जो हमने कमिटमेंट कर रखी है उससे हम 40% कम कार्बन एमिट करते हैं। अगर आप हीट मैप लगाएं तो आपको शायद पाकिस्तान दिखे भी नहीं। लेकिन वो ममालिक जो अपने टारगेट से ऊपर हैं, अपने कोटा से ज़्यादा ऊपर हैं, या वो कंपनियां जिनको कार्बन का कोटा दिया गया और वो उससे ऊपर हैं, उन्हें ये कहा जाता है कि देखें भाई, आप ऐसा करें कि आप दीगर ममालिक में जाके इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ के जो रेगिस्तान हैं, जो डेजर्ट्स हैं, उन्हें आबाद करें, या वहाँ के जंगलात जो कट चुके हैं उन जंगलात को जाके दोबारा से उगाएं, या वहाँ पे जाके पानी की कोई ऐसी स्कीम्स निकालें जिससे ये हमारी इसकी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, एग्रीकल्चर में भी बढ़ावत आए और लोगों को पीने का पानी जो है वो भी मिले। या कोई ऐसा काम करें कि वहाँ के मैनग्रोव्स जो सूख रहे हैं उनमें जाके इन्वेस्ट कीजिए। यानी अब दुनिया में इस वक्त तरीक़ाकार ये है कि अगर आप रेगिस्तान को आबाद करना चाहें तो पूरी दुनिया आपका साथ देती है और पूरी दुनिया कहती है कि हम आपके साथ आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे।
और उस इन्वेस्टमेंट के जरिए जो कार्बन क्रेडिट होंगे, यानी रेगिस्तान को आबाद करने के बड़े महंगे क्रेडिट्स हैं। अब मुख्तलिफ चीज़ें हैं, सोलर लगाएं तो उसका भी क्रेडिट है, मगर उसकी कोई कीमत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम मैनग्रोव्स पे काम करें या फॉरेस्ट पे काम करें या रेगिस्तानों पे काम करें तो उन कार्बन क्रेडिट्स की कीमत बहुत ज़्यादा है। जितने एसडीजी के गोल्स आपकी इंटरवेंशन में हो, यानी अगर रेगिस्तान आबाद करेंगे तो लोगों की सेहत भी बेहतर होगी, लोगों को जरिया मुआश भी मिलेगा, वहाँ पे पीने का पानी भी पहुँचेगा। तो आप सोचिए कि आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो कितने ज़्यादा गोल्स अचीव होते हैं। मैं डॉक्टर साहब बिल्कुल आपसे कोई डिसएग्री नहीं कर रहा, ना जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो भी ये डिसएग्री नहीं कर रहे। चोलिस्तान को आबाद करने पर किसी को एतराज नहीं है, लेकिन जो बुनियादी एतराज है वो ये है कि पंजाब के लोगों के पास भी पानी तक नहीं है। नदीम अफजल चंद साहब जो खुद जिम्मेदार हैं, कल वो कह रहे थे कि जी हमें पूरा पानी नहीं मिल रहा, तो आप चोलिस्तान को कैसे पानी देंगे? और सिंध की कौम परस्त जमातें इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी वो तो साफ कह रहे हैं कि पंजाब हमारा पानी चोरी कर रहा है। तो इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत है। ये कोई नहीं कह रहा है कि चोलिस्तान को आबाद ना किया जाए। जी देखिए, पहले तो मैंने आपको एक ग्लोबल बात बता दी कि रेगिस्तान को आबाद करना ना सिर्फ कार खैर है, ना सिर्फ आपको अल्लाह ताला सवाब देंगे, बल्कि आपको क्लाइमेट के हवाले से भी एक बहुत अहम जुज़्व है जिसकी दुनिया पैसे देने को भी तैयार है। ये बात अब अलहदा कर दें। अब हम टेक्निकल सी बात पे आ जाते हैं। जब तक तो मैं वहाँ पे वज़ीर था, मैंने बड़ी वाज़ेह शक्ल में ये कहा पीपल्स पार्टी को, एक मरतबा नहीं बारहा कहा, और उनके एक बहुत अच्छे वज़ीर हैं एग्रीकल्चर के और इरिगेशन के, उनसे मेरी बात भी हुई और मैंने उनकी यकीन दहानी करवाई कि हम जब तक आपके साथ एक कंसेंसस नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे। तो एक तो बात ये हो गई कि हम बढ़ेंगे आगे मगर कंसेंसस के साथ बढ़ेंगे। अब मैं ज़रा टेक्निकल बात करता हूँ। देखिए, तकनीकी तौर पर हमारा जो वाटर रिकॉर्ड है, पानी का मुआहदा है बैनुल सूबाई, उसके मुताबिक और 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत का सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ एक काम है, और वो ये है कि पानी जो पूरा ये आता है उसकी तकसीम उस मुआहदे के मुताबिक की जाए, बस। अब इसमें हमारे यहाँ बहुत से शक होते हैं। होता है ऐसे है कि हमारा मैनुअल सिस्टम है, पंजाब जहाँ पानी छोड़ता है वहाँ पे पंजाब जो है वो कंट्रोल में है, वहाँ पे पंजाब का इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है बैठा है, और जहाँ सिंध पानी वसूल करता है वहाँ पे सिंध का इरिगेशन या एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट बैठा है। तो पंजाब कहता है भाई हमने इतना पानी छोड़ा, सिंध कहता है हमने इतना वसूल ही नहीं किया, ये तो गड़बड़ हो गई है। इस वजह से एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसके पैसे भी मुख्तस कर दिए गए हैं, और टेलीमीट्री का सिस्टम, यानी टेलीमीट्री का सिस्टम क्या है कि जब ये अगले साल तक इंशाल्लाह 1 साल 1.5 साल में लग जाएगा तो एक एक बूंद का आप हिसाब ले सकेंगे। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं, जब ये टेलीमीट्री लग जाएगी तो आपको पता चलेगा कि पानी जिन सूबों को जरूरत है और नहीं मिल रहा वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है, यानी झगड़ा सिंध और पंजाब का है, मगर पानी जिनको नहीं मिल रहा वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है। बड़ी अजीब सी बात लगती है, यानी झगड़ा तो वहां से आना चाहिए, वहां पे ज्यादा पानी जाना चाहिए, और वहां पे जब ये टेलीमीट्री लगेगी तो आप देखेंगे कि ज्यादा पानी जाएगा। इस वजह से मैं समझता हूं कि ये तकरार जो है इसको सिंध के बगैर नहीं तय करना चाहिए, सिंध को खुद आके देखना चाहिए, टेलीमीट्री का निज़ाम जो है उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, और हम सिंध को साथ लेके चलेंगे, ये हमारा बिल्कुल पक्का इरादा है। मगर आज से 10-20 साल पहले सिंध ने भी अपनी नई नहरें निकाली हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी नई नहरें, अभी हमने कच्ची केनाल जो है ये बलूचिस्तान में है। अब बलूचिस्तान अगर एक केनाल निकालना चाहता है तो उसको हक है कि वो निकाले, उसके पास जो पानी है। इसी तरह पंजाब अपना हक इस्तेमाल करते हुए चोलिस्तान की नहर बनाना चाहता है। तो और ये इसका जो सर्टिफिकेट भी है वो 3-1 वोट से, यानी सिंध ने उस पर, सिंध मोतरज़ था, जो हमारी इरसा है उसमें कानून या रूल ये है कि मेजॉरिटी वोट से फैसले किए जाते हैं। तो वहाँ पे 3 सूबों ने चोलिस्तान की नहर के हक में
और एक सूबे यानी सिंध ने उसके खिलाफ वोट दिया, जिसके बाद वो सर्टिफिकेट। चले डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी एक और अहम खबर कि टेलीमेट्री लगने जा रही है, और आप ये कह रहे हैं कि पुख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को कम पानी मिल रहा है, तो वाकईतन बड़ी खबर तो है। लेट्स सी कि टेलीमेट्री आती है तो किस तरफ मामला जाता है। क्लाइमेट की आपने बात की, IMF से 28 माह की अरेंजमेंट के तहत 1.3 अरब डॉलर मिलेंगे। क्या प्लान है, कहां खर्च करेंगे? GDP हमारी 18 से 20% जो है वर्ल्ड बैंक के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से मुतासिर होगी। देखिए, नुकसान को तो थोड़ी देर के लिए आप, यानी GDP का नुकसान को थोड़ी देर के लिए पाक कर दें, वो एक बड़ी अहम चीज है। मैं आखिर में उस पर आऊंगा जी। आप ये सोचिए, एक ऐसा मुल्क जो न्यूक्लियर ताकत हो, एक ऐसा मुल्क जो बैलिस्टिक मिसाइल बनाता हो, वहां शहरों में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, इन तरह के, कोयटा, इन शहरों में बच्चे टूटी खोल के पानी ना पी सके। आप जिस फंक्शन पे जाते हैं, मैं जिस प्रोग्राम में आता हूं आपके टेलीविजन के, वहां पे वो प्लास्टिक की नामुराद बोतल पड़ी होती है जिससे आप पानी पीते हैं। तो वो लोग जो 100 रुपए की पानी की बोतल भाई नहीं खरीद सकते, वो क्या जहर पीते हैं? तो यानी इस मुल्क के अंदर क्या नलकों में सेफ ड्रिंकिंग वाटर कभी नहीं आएगा? तो पानी एक दफा जब बर्बाद हो गया, जितना पानी ऊपर बहता है सरफेस से, उसके कई गुना ज्यादा पानी जो है वो जेर जमीन है। ठीक, किसी जमाने में आप कुआं खोदते थे तो ऐसे 50, 60, 70 फुट गए होते थे, तो पानी, मीठा पानी आपको मिल जाता था, आप पिए, आप उससे काश्तकारी करें। अब किसी शहर में जाएं तो 400-400 मीटर तक आपको पानी नहीं मिलता है, और मिलता है तो खारा। और जिस जगह पे एग्रीकल्चर हो रहा है वहां पे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जा रहे हैं। जहां पे इंडस्ट्री लगी हुई है, वो जो मुगल्लज़ात इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकलती हैं उसी तरह बहा देते हैं दरियाओं में। इवन ह्यूमन वेस्ट जो है उससे दरियाओं को बर्बाद कर दिया गया है। इसको एक इकोसिस्टम को दोबारा से रिस्टोर जो करना है, इसके लिए प्रोजेक्ट्स तरतीब दिए जाएंगे। उनमें ये जिसको आप $1 बिलियन कह रहे हैं, वैसे तो ये आउटकम्स के अगेंस्ट हमें मिल रहे हैं। ये सारे $1 बिलियन हमारे पास नहीं आ जाएंगे क्लाइमेट चेंज में, ये जाएंगे वजारत खजाना के पास। फिर हम प्रोजेक्ट्स की मद में वो आउटकम्स जो हमने वादा किया है बैनुल अक़वामी सतह पे मल्टीलैटरल्स के साथ, उन आउटकम्स को जो हमें अपने बच्चों के लिए चाहिए। अगर हमारे पास बिलियन ना भी हो तो क्या आप अपने पानी जो है उनको जहर आलूदा कर देंगे? क्या अपनी हवा को बर्बाद कर देंगे? सांस लेने लायक नहीं छोड़ेंगे? बुजुर्ग जो है वो धूकनी की तरह पूरी सर्दियां जो हैं वो सांस नहीं ले पाते, आपको आवाज सुनाई देती है उनके सांस लेने की। तो अगर ये पैसे ना भी हों जी, तो क्या आप बर्बाद कर देंगे सबको? तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, ये जो ग्लेशियर्स जिनकी वजह से आपके तेजी से मेल्ट हो रहे हैं जी, एक किसी हद तक प्रिडिक्टेबिलिटी है, आप काश्तकारी करते हैं। ये जो सैलाब आते हैं और आपकी हजारों साल की तहजीब को बहा के ले जाते हैं, यानी तकरीबन 3/4 सिंध का बहा के ले गया सैलाब। तो कितनी मर्तबा, कितनी देर तक हम इंतजार करते रहेंगे? डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, मुसद्दिक मलिक साहब से मेरी गुफ्तगू हुई थी इस मामले पर भी कि ये जो फाइनेंसिंग ये आएगी वजारत खजाना के बाद, और उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के, वहां से वो पैसे जो हैं वो सैंक्शन होंगे। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद हाफिज अब्दुल्ला साहब हमें ज्वाइन करेंगे। JUI का मौक़िफ़ हम लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। PTI हुकूमत के खिलाफ नए सियासी इत्तेहाद बनाने की कोशिशों में मसरूफ है, और इस इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए PTI अपनी अपनी सियासी हरीफ जो जमात है JUI फे, उसको भी इत्तेहाद में शामिल करना चाहती है। JUI को इत्तेहाद में शामिल करने के लिए PTI JUI की हर शर्त मानने को तैयार है, यहां तक कि मौलाना साहब को इस तहरीक की क़यादत सौंपने के लिए भी तैयार है। लेकिन मौलाना साहब और उनकी जमात की तरफ से अब तक PTI को कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया, और हमें यह बताया गया है कि शायद 20 अप्रैल को जब एक अहम इजलास होना है JUI के इदारों का, जिसे आप शूरा भी कह सकते हैं, उसके बाद वो फैसला होगा। इस हवाले से PTI के रहनुमा मुतज़ाद बयानात भी दे रहे हैं। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ये दावा कर रहे हैं कि JUI फे से वो राब्ते में हैं, जल्द एक बड़ा इत्तेहाद बनेगा। लेकिन दूसरी जानिब PTI के जो सीनियर रहनुमा हैं, उनमें आप अली अमीन गंडापुर को भी शामिल कर लें, वो जिस तरह की बयानात मौलाना साहब के बारे में देते हैं, या शौकत यूसुफजई साहब ने गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में ये कहा कि मौलाना साहब जो हैं वो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, और अगर ये इत्तेहाद होना होता
तो अभी तक हो चुका होता। में एहतियात करना होता ना तो अभी तक एहतियात हो जाता। मैं खुद बहुत सारे लोगों ने मुखालफत भी की थी कि इनके साथ एहतियात नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी वो वॉइसेस थी कि हम कहते थे कि नहीं, अगर होता है तो होने दे। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि मौलाना विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहते हैं। अब मौलाना विकेट के दोनों जानिब खेलना चाहते हैं, यानी आप उनसे इत्तेहाद भी करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर ऐसी बातें भी हो रही हैं। और पीटीआई एक तरफ तो मौलाना पर अदम एतमाद के ऐलानात कर रही है, दूसरी जानिब इस अलायंस में मौलाना को शामिल करने के लिए अपनी हुकूमत तक भी छोड़ने को तैयार है। गुज़श्ते दिनों शौकत यूसुफ़ज़ई ने हमारे प्रोग्राम में इस अलायंस पर करते हुए उनका कहना था कि अगर अलायंस बनता है और कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात होती है तो हम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत छोड़ने के लिए भी तैयार होंगे। हाँ, अर्ली इलेक्शन की बात है तो हम उनके साथ एग्री कर जाते हैं, हम अपनी हुकूमत छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। अगर ये अलायंस होता है और उस अलायंस में ये बात तय होती है कि हमने अर्ली इलेक्शन करना है तो हम दस्तबरदार हो जाएंगे, अर्ली इलेक्शन के लिए भी हम तैयार हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब से आखिरी मुलाकात हुए तकरीबन मैं साढ़े तीन हफ्ते पहले उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने एक बात की थी कि पीटीआई की जानिब से उनसे 10 लोग मिलते हैं और 10 के 10 ये कहते हैं कि हम इमरान खान साहब से मिलकर आ रहे हैं और उनका पैगाम लेके आ रहे हैं, लेकिन 10 के 10 पैगामात जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। हाफिज अब्दुल्ला साहब JUI की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। हाफिज साहब, पहले तो ये फरमाइएगा कि मौलाना साहब जो हैं वो विकेट के दोनों जानिब क्या खेल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी आदिल खान साहब। देखिए, मैंने शौकत यूसुफ़ज़ई की बात, आपने वो क्लिप चलाया, मैंने सुना। इसमें उन्होंने एक बात ये की कि मौलाना दोनों विकेट की तरफ खेल रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये की कि हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत छोड़ने के लिए भी तैयार है अगर इत्तेहाद बनती है एक बड़े मकसद के लिए। सबसे बुनियादी सवाल ये है कि शौकत यूसुफ़ज़ई जो इतना बड़ा मौक़िफ़ दे रहा है, क्या उन्होंने इस बात करने में इमरान खान से इजाज़त ली है? उनकी अभी तक मुलाकात ही नहीं है। तो पहले ये साबित करे शौकत यूसुफ़ज़ई कि ये मौक़िफ़ आपका है, ये आपकी पार्टी का है, ये आपकी लीडर का है। यानी इस मौक़िफ़ में तो आपने अभी तक अली अमीन खान गंडापुर को भी इत्मीनान में नहीं लिया होगा, न बैरिस्टर गौहर को लिया होगा। तो पहले ये साबित करे क्रेडिबिलिटी कि जो कुछ आप कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हम छोड़ने के लिए तैयार है, ये बात किसकी है? एक बात। इसलिए जब तक ये साबित न हो जाए तो इस पर बात करना कि शौकत यूसुफ़ज़ई ने ये कहा वो कहा, मेरे ख्याल में ये वक्त की ज़िया है। दूसरी बात जो वो कहते हैं कि मौलाना साहब विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। अब एक तरफ असद कैसर साहब, क्या नाम है गौहर का, बैरिस्टर गौहर साहब, अकरम राजा साहब, या मुख्तलिफ़ शक्लों में मुख्तलिफ़ वफूद मौलाना साहब के पास आते हैं, जिस तरह आपने भी फरमाया जी। सबसे बुनियादी मसला उनका यह है कि अथॉरिटी मुतय्यन नहीं है, बात किसकी सही है और किसकी सही नहीं है। 10 आदमी आते हैं मौलाना साहब से मिलते हैं कि खान ने आपके लिए ये पैगाम दिया, और पैगामात 10 के 10 मुख्तलिफ होते हैं। 10 के 10 मुख्तलिफ होते हैं। अब ये बीमारी तो मेरी नहीं है, ये बीमारी मौलाना साहब की नहीं है, ये बीमारी इन्हीं 10 दोस्तों का है जो 10 दोस्त आते हैं और मौक़िफ़ हर एक के दूसरे से मुख्तलिफ है। अब इस बीमारी का इलाज तो मेरे पास नहीं है, इस बीमारी का इलाज तो या तो इन लोगों के पास है या खान के पास है। तो इसलिए बाल मेरे कोर्ट में नहीं है, बाल उनकी कोर्ट में है। क्या जमीयत उलमा इस्लाम तो रोज़ावल से एहतिजाज में है, आज भी इस वक्त भी एहतिजाज में जमीयत उलमा इस्लाम अपने जलसे कर रहे हो। तो जब जमीयत उलमा इस्लाम एहतिजाज में है, आप चाहते हैं कि एक वसी और अरीज इत्तेहाद बने, तो फिर इत्तेहाद बनने के लिए तगदो भी कर रहे हैं और मौलाना साहब के पास भी आ रहे हैं। बेशक वेलकम, खुश आमदीद, इस पर हमको कोई लान तान नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कभी शौकत यूसुफ़ज़ई इस किस्म की बात करें, कभी अली अमीन साहब इस तरह की बात करें। अब आप बताइए कि कौन सी बात सही है? हाफिज अब्दुल्ला साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। JUI के मरकजी रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो ये कह रहे हैं, बल्कि वो क्लिप पूरा हमें चलाना चाहिए था, वो ये कह रहे जो डबल विकेट के दोनों जानिब खेलने का, कि एक तरफ आप 26वीं आईनी तरमीम को वोट दे रहे हैं और दूसरी जानिब जो है आप अपोजिशन में बैठे हुए हैं, तो आप हुकूमत का साथ भी दे देते हैं जहां पे साथ देना होता है। मेरी बात सुनिए जी।
डबल विकेट मौलाना साहब किस तरह खेल रहे हैं? मौलाना साहब ने वो कुछ किया जो मेरे ख्याल में आज की सियासत में जो पार्लियामेंट इशारों पे खेल रही है, जो लोग हुकूमत में हैं या जो पार्टियां हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, दावा ये है कि हम हुकूमत में नहीं है लेकिन हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कानून साजी किसके कहने पर कर रहे हैं? जब 26वीं आईनी तरमीम आई, आपने मौलाना साहब को भी सुना होगा, 56 क्लासेस थे या नहीं थे? 56 थे। 56 में से मौलाना साहब ने ला के महदूद किया 22 तक, 5 अपने उसमें, जिस पर पीटीआई भी मान गई थी। मैं भी आ रहा हूँ इसी पर। लास्ट में फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना साहब के साथ कौन कौन खड़े हैं, जरा वो क्लिप दिखाए। इत्तेफाक करते हैं, 1-2 मजलिसों में तो मैं खुद हाजिर रहा जी। हाँ मौलाना साहब ये बात बिल्कुल आपकी सही है, ये दुरुस्त है, हम भी यही चाहते हैं। मौलाना साहब हम भी यही चाहते हैं। तो जब आप भी यही चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप तायद कर रहे हैं और आपने वोट नहीं किया। ये तजवीज़ भी मौलाना साहब ने आपकी वक़ार, आपकी इज़्ज़त के लिए मौलाना साहब ने आपको कहा। तो जब आप आखिर तक मेरे साथ पिच पर है और खेल रहे हैं, एन मौके पर आप कहते हैं कि 26वीं तरमीम में मौलाना साहब ने क्या किया। और जहाँ तक बलूचिस्तान की आपने बात की, माइंस एंड मिनरल्स बिल के बारे में मौलाना साहब ने उसका नोटिस लिया है। मौलाना साहब ने कहा कि जिसने हमारे पार्टी के MPs ने वोट दिया है, क्यों दिया है, वो उनसे जवाब तलब करेंगे। तो फिर क्या मौलाना साहब के नहीं, अगर मैं तो यही कह रहा हूँ कि जिसने भी किया गलत किया है। ये हुआ है नहीं, पार्टी सरबराह पार्टी से पूछे बगैर वो कैसे कर सकते? तो यही बात है ना, पार्टी की सरबराह जो मौलाना साहब लीडर है ना, सुबाई जो वहाँ नज़म है, उनसे भी सवाल हो सकता है कि ये कैसे हुआ। वहाँ पार्लियामेंट में पार्लियामानी लीडर है, आपका अपोजिशन लीडर है, उससे भी पूछा जा सकता है। तो ये तो मौलाना साहब के इल्म में लाना चाहिए था। और किसने लाना चाहिए था? इसी पार्लियामेंटेरियन ने जो हमारे पार्टी के अपोजिशन लीडर है या वहाँ पार्टी है। तो अभी तक जब मौलाना के इल्म में नहीं है, जैसे मिनरल्स बिल पास हुआ, सोशल मीडिया पे एक तूफान आया, तो मौलाना साहब को इल्म में हुआ। जैसे मौलाना साहब को इल्म में आया, उन्होंने फौरन नोटिस ले लिया। ठीक। अच्छा, ये जो 20 को आपका इजलास हो रहा है, क्या इसमें यह फैसला हो सकता है कि पीटीआई के साथ इत्तेहाद करना है, या आपको आपकी छठी क्या कह रही है? मुश्किल लग रहा है आपको मामला या नहीं? मेरे ख्याल में मैं 19 और 20 दोनों को मैं भी उस इजलास में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, मैं भी जाऊंगा। उसमें ये ज़िरबस ये बातें आएगी, क्योंकि मौलाना साहब के साथ जितनी भी राबते हुए, तो इसीलिए इजलास रखा है कि वो सूरत हाल इजलास के सामने रखेंगे। फिर इजलास फैसला करेगी, कसरत राय से फैसला होगी, इत्तेफाक से फैसला होगा। पहले वो बातें सामने आ जाए कि मौलाना साहब के साथ क्या क्या बातें हुई हैं, वो और इमरान खान के पास क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखे गए हैं, सिनेरियो क्या है, हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद मैं एक राय कायम कर सकता हूँ। जब उनकी मौक़िफ़ और बातें सामने ना आ जाए, मैं यहाँ बात नहीं कर सकता। हाफिज अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना, हाफिज साहब खुल के बोलते हैं और शौकत यूसुफज़ई साहब ने कल जो कहा उनको उन्होंने जवाब भी दिया। तो आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।